अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इलेक्शंस के नतीजे आए, 5 रियासतों के इंतखाबात हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा कि माना जा रहा था उसके रिजल्ट बिल्कुल अलग निकले और वहाँ पे जहर काम कर गया। जीत तो हुई तेलंगाना में कांग्रेस की, लेकिन इन सब जीत पर जहर का जो काम हुआ है वो किसी हद तक मायूसी की बात थी। 600 वोटों से जीतने वाले मुकुंद आचार्य ने कहा कि क्या ये पाकिस्तान है? यहाँ पे सड़क के किनारे जितने भी नॉनवेज के दुकानें हैं या ठेले बंडियां हैं वो वहाँ से निकाल जाना चाहिए। अब 600 वोटों से जीतने वाले जैसे ही जीते, नफ़रत की दुकान अपनी खोल लिए हैं। मोहब्बत के बाज़ार की बात हो रही थी, लेकिन कहीं पर ऐसा लगा कि ये लोग महसूस नहीं करें कि मोहब्बत की दुकान की कितनी शदीद ज़रूरत है। खैर बहरहाल ऐसा लग रहा कि ये लोग इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। उसमें ये बात भी आ रही है कि जब बीजेपी ने ये महसूस कर लिया कि तेलंगाना में जीत मुश्किल है, तो क्या ये बीजेपी ऐसा काम करी है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ईवीएम बीजेपी का काम कर दिया? ऐसे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि फिर से एक बात आई कि ईवीएम के ऊपर जो जो इजहार हो रहा था शक का, वो क्या इस बार काम कर गया? अगर नहीं तो ये बात अलग है, ईवीएम को अपन बाजू छोड़ते हैं। खैर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को गुज़िश्ता की तरह इस मर्तबा भी तकरीबन 40% वोट मिले थे और बीजेपी अपनी हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वहाँ पे उतारा गया था। हिंदू मुसलमान की बात की गई थी, फ़िरका परस्ती के नारे बुलंद किए थे। उसके बावजूद बीजेपी को 48% वोट मिले हैं। 8% यकीनन जमहूरियत में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और ऐसे जो नारे लगाए गए थे, इसके अलावा अरकान पार्लियामेंट को लास्ट मिनट पर उतारने से जो 8% बढ़ना, ये भी कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन देखा जाए तो यही बात आई कि सबसे बड़ी पार्टी फिर वहाँ पे बीजेपी है, तो बीजेपी वहाँ पे हुकूमत कायम करेगी इन 3 रियासतों में। अब देखना यह है कि जब ये बात हो रही थी कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ऐलान में कांग्रेस क्यों पसोपेश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो चीफ मिनिस्टर का ऐलान कर दिया, यहाँ पे हुकूमत बन गई है। लेकिन बीजेपी में अब ऐसा लग रहा कि वहाँ पे दाखिली इख्तलाफात का कुछ एक अहम रोल रहेगा, और ख़ास तौर पर राजस्थान में, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में इस मर्तबा राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। जो रिवाज 30 साल से कायम है कि एक बार बीजेपी की सरकार, दूसरी मियाद में कांग्रेस की सरकार, तो यही कहा जा रहा था कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। लेकिन लोगों ने रिवाज को कायम रखा और राज को बदल दिया। बहरहाल दूसरी बार यहाँ पे आ गई है बीजेपी, फिर बीजेपी आई है राजस्थान में, और इस किस्म के जहर आलूद बयानात भी शुरू हो गए। फिर भी एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि राजस्थान में ऐसा होगा, लेकिन ठीक है ये बात नहीं हुई। लेकिन राजस्थान में जो चीज़ सबसे बड़ी है वो ये है कि 2% के मार्जिन से बीजेपी का रिवाज बरकरार रहा और कांग्रेस का राज चलेगा। 41% वोट बीजेपी को आए थे और कांग्रेस को 39.52% वोट आए थे। तो ऐसे में राजस्थान में ये तब्दीली आई है। वैसे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 46% बीजेपी को मिले और 42% कांग्रेस को मिले। तो बहरहाल 4% का ही फ़र्क है या 2% का फ़र्क है और 8% का फ़र्क है। इन चीज़ों को कवर करना मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए, या बल्कि इंडिया अलायंस के लिए, मैं समझता हूँ कि ये आसान हो सकता है। मगर इन 3 रियासतों में, 2 रियासतों में अगर देखा गया, बल्कि तीनों रियासतों को भी अगर हम मिला के चलेंगे, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीएसपी के अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार जो ठहरे थे, वो 5% वोट यहाँ पे उन लोगों ने हासिल किए। अब मध्य प्रदेश में अगर यही देखेंगे तो वहाँ 13%, और ये वोट क्या असरअंदाज हुए या किसी हद तक इसमें परेशान कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में अलबत्ता मजलिस नहीं थी, लेकिन दीगर जो लोग ठहरे थे, आज़ाद उम्मीदवार ठहरे थे, छोटे छोटे पार्टियों के जो लोग ठहरे थे, वहाँ पे 9% वो लोग लिए हैं, जिसकी वजह से बहरहाल बात यह है कि कांग्रेस इन तीनों रियासतों में नाकाम हुई है। तो नारा तो यही है कि
हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जो छोटे छोटे पार्टियां जो वोट लिए, कांग्रेस की कुश्ती को डुबा के छोड़े। एक सोशल मीडिया के नेटवर्क पे ये बात भी आई है कि कांग्रेस को 4.92 करोड़ वोट मिले हैं, 4 करोड़ 92 लाख वोट कांग्रेस को मिले हैं, जबकि बीजेपी को मजमूई तौर पर अगर देखा गया तो 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले। तो 11 लाख वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिले हैं। लेकिन ऐसे में मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यही सोचना है कि अगर इंडिया ब्लॉक को फिर से भारत जोड़ो यात्रा की तरह अगर जोड़ दिया गया और वोट कटवाज पार्टियां जो है उनसे हम अगर हाथ नहीं मिलाते हैं, बिल्कुल उनको अगर छोड़ के चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि इंडिया ब्लॉक के लिए फिर भी अभी रास्ता इतना मुश्किल नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। ये तो थी 3 बड़े रियासतों की बात। मिज़ोरम की तो बात नहीं करूंगा, इसलिए कि मिज़ोरम बहुत छोटी रियासत है, 40 लाख की आबादी की रियासत है। लेकिन बात अगर करना है तो अब तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना की इलेक्शन में भी अगर देखा गया तो एक भी मुसलमान असेंबली में इस मर्तबा नहीं रहेगा। शायद इसलिए हलफ बर्दारी में भी कुछ वक्त के बाद किसी को शामिल करने की बात आई है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि शब्बीर अली को इतने सीनियर होने के बावजूद ये बात आई थी कि शब्बीर अली तो जीत जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि निज़ामाबाद में ख़ास तौर पे शब्बीर अली की नशिस्त की बात अगर करेंगे तो वहाँ शब्बीर अली को मुस्लिम वोट तो मिले, लेकिन नॉन मुस्लिम वोट शब्बीर अली के हक़ में तब्दील नहीं हुआ। अलबत्ता इसमें और अगर हम बात करेंगे तो यही है कि हमारे वोट सबको गए हैं, एससी को गए, एसटी को गए, बीसी को गए, रेड्डी को गए, कम्मा को गए, वेलमा को गए। लेकिन क्या वजह थी कि शब्बीर अली को वोट नहीं मिले? क्या वजह थी? कुछ वोट कम पड़ गए, हो सकता है कि फिरोज़ खान को मुस्लिम वोट भी कम मिले हैं, लेकिन कुछ और वोट अगर मिलते तो ये बात भी आ सकती थी। याकुतपुरे में भी वही हाल हुआ, मलकपेट में भी यही हाल हुआ। बहरहाल जहाँ अगर अजहरुद्दीन की बात करेंगे तो अजहरुद्दीन को कम्मा वोट नहीं मिले, अगर कम्मा वोट वहाँ मिलते तो अजहरुद्दीन बआसानी जीत जा सकते थे। लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड जो टेंशन था कि मजलिस का कैंडिडेट भी ठहरा, वो कितने वोट ले लेगा, इसके वजह से भी हो सकता है कि अजहरुद्दीन को एक किस्म से जो काम करने में जो राहत के तौर पर काम कर सकते थे, जो खुले जहन के साथ काम कर सकते थे, वो रिजर्वेशन में काम करने से उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अलबत्ता 119 अरकान असेंबली तो मुंतखब हुए, उसमें अगर हम बात करेंगे तो ये बात ज़रूर है कि एक भी मुसलमान उसमें नहीं है अब। लेकिन 43 रेड्डीज़ हैं, 32 एससीज़ हैं, और एससी एसटी को मिला के 32 के करीब उन लोगों की वो है। और इसमें ये बोलूँगा कि मजलिस के 7 अरकान असेंबली भी असेंबली में रहेंगे, जैसा कि हर वक्त रहते हैं। तो बात यह है कि कांग्रेस इस असेंबली में अब यही बात है कि असेंबली हो या काउंसिल हो, काउंसिल में भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ महमूद अली साहब एक बरकरार हैं, उसके अलावा कोई काउंसिल में भी एक मुसलमान नहीं रहेगा, असेंबली में भी मुसलमान नहीं रहेगा, ये बात है। लेकिन 19 बीसी तबके के लोग इलेक्ट हुए, 4 कम्मा थे जो इलेक्ट हुए, 13 वेलमा थे, 1 ब्राह्मण है और 1 वैश्या है। तो बहरहाल आबादी के हिसाब से अगर यही देखा गया तो आबादी के हिसाब से देखेंगे तो 9% रेड्डी हैं, जबकि उनके अरकान असेंबली आप देख लीजिए कितने हैं। 4% कम्मा हैं, उनके अरकान असेंबली हैं। 1% वेलमा हैं, उनके अरकान असेंबली 13 के करीब है। बहरहाल कांग्रेस ने 42 रेड्डियों को टिकट दिया था, बीआरएस ने 41 रेड्डियों को टिकट दिया था। 29 कांग्रेस से जीते हैं और 14 बीआरएस से जीते हैं, जबकि 3 बीजेपी के रेड्डी जीत के असेंबली में अपनी रसाई बना सके। तेलंगाना के 49% एमएलएस पे अगर हम बात करेंगे, इनमें और अगर बात करेंगे तो ये तो तबकेवारी हो गया या ज़ात के हिसाब से हम बात करें तो ये बात हो गई। लेकिन इनकी और अगर बात करेंगे तो 49% एमएलए जो आज तेलंगाना की असेंबली में बैठेंगे उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, और 19 ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ केसेस हैं, सीरियस नहीं है क्रिमिनल केसेस, लेकिन कुछ केसेस उनके ऊपर भी हैं। अलबत्ता 68% एमएलए जो हैं, 120 में 70% अगर देखें तो तकरीबन 84 के करीब होते हैं। 84 एमएलए की अगर हम बात करेंगे तो इनकी मालियत जो है, इनकी जो औकात बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन उनके पास जो है 5 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी, या उनकी एक की खदर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा 606 करोड़ रखने वाले जी विवेक हैं, अगर हैं तो एससी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन
सबसे ज़्यादा मालियत या सबसे ज़्यादा मालदार तरीन अगर एमएलए हैं तो वो जी विवेक हैं, जिसके पास 606 करोड़ है। और सबसे उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हैं 460 करोड़ के करीब राजगोपाल रेड्डी है, कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, जो अभी बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, बीजेपी से फिर कांग्रेस में आके अब इस मरतबा एमएलए बने हैं। और 7 एमएलए ऐसे हैं जिनकी मालियत या जिनके असासजात 100 करोड़ से ज़्यादा है। तेलंगाना की बात अगर हम करेंगे तो तेलंगाना में मुसलमान एससी एसटी ने कांग्रेस का खुलकर साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट्स को नॉन मुस्लिम वोट मिले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सबसे ज़्यादा सेक्युलर हैं, ये बात हम इस बार भी प्रूफ कर दिए हैं कि हम बिला लिहाज मज़हब, मिल्लत, ज़ात पात के हम किसी को वोट देते हैं तो दिल खोल के वोट देते हैं। लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ क्यों नॉन मुस्लिम के वोट नहीं मिले? अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आगे चल के मैं समझता हूँ कि ये क्यों वोट नहीं मिला, ये एक बात के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो क्या असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच सुन के हमारे को वोट नहीं मिले, या बुग़्ज़े मुसलमान जो दिल में पाला जाता है उनकी वजह से हमारे को वोट नहीं मिला? इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। अगर दोनों में से कोई एक है या दोनों भी हैं तो इसके बाद अगर देखा गया तो जो हालात होने वाले हैं वो हालात बहुत ही संगीन होने वाले हैं। इसलिए कि आज कांग्रेस इख्तिदार पे आई है, लेकिन क्या ऐसे हालात रहेंगे और हमारे को वोट नहीं मिलेंगे, हमारा वोट सबको जाएगा, तो क्या अगला इलेक्शन जो होगा वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो नहीं हो जाएगा? और अगर बीजेपी को रोकना है तो हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हम बजाय इसके कि फ़िरक़ा परस्ती की तकरीर करके या जज्बाती नारे दे के, जज्बाती तकरीर करके मुसलमानों को बहलाने फुसलाने के एक चीज़ होती है, लेकिन गैर मुस्लिमों को एकजा करने की बात अगर करते हैं तो ये आगे चल के पूरी मुस्लिम कौम के लिए, यकीनन तेलंगाना के लिए भी नुकसान है, लेकिन पूरे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए दो चीज़ होना चाहिए कि हम एतदाल पसंदी पे ही रहें और हम हमारे डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, बजाय इसके कि किसी छोटे छोटे चीज़ों में उलझ कर फ़िरक़ा परस्ती को हवा दें। हम हमारे डेवलपमेंट देखेंगे, एक चीज़ इसको ठान के काम करना है। दूसरी चीज़ ये है कि राय दही का फ़ीसद 5% बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी निकलकर अगर वोट जिस वक्त डालेगा तो ही ये चीज़ हो सकती है। करीमनगर में 23% मुसलमान की आबादी थी, बंडी संजय को हार मुँह की खानी पड़ी वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि क्या बंडी संजय ही सामने दिखेगा तो हम निकल के वोट डालेंगे? नहीं, हम हमारे हक़ के लिए, ये आपका हक़ है, हर मुसलमान हर हिंदुस्तानी का ये हक़ है कि वो अपना वोट इस्तेमाल करे और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डाले। अगर पसंद नहीं है उम्मीदवार, नोटा दबा दीजिए आप, मगर निकल के इलेक्शन में वोट डालना, इस बात को यकीनी बनाइए, क्योंकि आइंदा इलेक्शन जो होने वाला है वो पार्लियामेंट का है। और पार्लियामेंट में अगर हम 5% पोलिंग हमारी, ये उम्मीद रखिए कि 5 नहीं 10 से 15% हमारी पोलिंग बढ़ना चाहिए। अगर 10 से 15% बढ़ती है तो हम बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हैं और यकीनन तेलंगाना को फिर से मोहब्बत का शहर बना सकते हैं। अगर इस बार गफलत होती है तो फिर मैं समझता हूँ कि इसके संगीन नताइज होंगे। जिस तरह एक आचार्य वहाँ पे जीत के आया और दीवाने दीवाने बातें कर रहा है, उसी किस्म की एक चीज़ हो सकती है। इसको रोकने के लिए अभी से मैं समझता हूँ कि मसाजिद में हो, मदरसों में हो, घरों में हो, जहाँ पर भी हो, आप अपने 18 साल पार करने वालों के बच्चे हो या बूढ़े हो या नौजवान हो, इनके वोटर आईडी बनाइए, वोटर आईडी अपडेट करके रखिए और वोट डालने का एक ठान लीजिए कि हमें वोट डालना है और वोट डाल के हम हमारे पसंदीदा उम्मीदवार को जिताएंगे, या जो ताकतवर उम्मीदवार हमें दिखेगा हम उसको वोट डालेंगे। और फ़िरक़ा परस्ती का, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, मुस्लिम पार्टी से ही क्यों ना हो, मुसलमान अगर फ़िरक़ा परस्त है तो उसको भी हराना है, और जो आदमी हिंदू है या नॉन मुस्लिम है जो फ़िरक़ा परस्त है उसे भी हराना है।
इस बात का तय करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम हमारे मुस्तकबिल को दरख्शां कर सकते हैं। बहरहाल इस हफ्ते की प्रोग्राम में मैं यही बात कहना चाह रहा था कि वोट का तनासुब बढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं बढ़ता है तो फिर ये नुकसान हो सकता है। इस बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।